पेज नंबर 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हमने क्या देखा था? आचार्य चरक के अनुसार उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ के लिए स्पंदन के संदर्भ में क्या क्या लिखा था। ठीक है, उपविष्टक के लिए क्या कहा था? वहां पे संदर्भ के स्पंदन के संदर्भ में नहीं कहा था, वहां पे क्या कहा था? निःसृतत्वात् कहा था। नागोदर के लिए क्या कहा था? अस्पंदनश्च या चिरात स्पंदन, देर से या फिर स्पंदन करता है। और लीन गर्भ के लिए क्या लिखा था? न स्पंदते, एक स्पंदन ही नहीं करता है। ठीक है, ये हमने पेज नंबर 26 तक किया था। अब हम पहुंचेंगे पेज नंबर 27 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? आचार्य वाग्भट के अनुसार उपविष्टक के बारे में दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर? गर्भ की वृद्धि इसमें रुक जाती है उपविष्टक में। और टर्म क्या आई है? न च कुक्षी वर्धते, जो पेट है वो बढ़ नहीं रहा अभी। ठीक, पर गर्भ में स्पंदन तो हो रहा है। यहाँ पे स्पंदन तो है उपविष्टक में, बस कुक्षी जो है उसका वर्धन नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्भ की वृद्धि जो है वो रुक गई है। ओके, नेक्स्ट जो है उपशुष्क या फिर नागोदर, इन्होंने उपशुष्क और नागोदर एक ही चीज कही है। क्या कहा है इसमें? इसमें आर्तव की अति प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे क्या होता है? गर्भ का आकार घटने लगता है। तो अभी क्या होगा? मतलब ब्लीडिंग उसको फीमेल को हो रही है, तो गर्भ का आकार क्या है? वो घटने लग जाएगा। और लंबे समय के बाद या फिर कभी कभी वो स्पंदन करेगा, बीच बीच में ही उसका हार्ट बीट जो है वो आएगा, मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? परिहीयमाणा गर्भशिरात् किंचित स्पंदते। परिहीय हो जाता है, यानी कि गर्भ जो है वो कैसा है? घट रहा है। परिहीयमाणा गर्भज, और साथ में क्या? चिरात किंचित स्पंदते, देर से वो स्पंदन कर रहा है। ये क्या है? उपशुष्क और नागोदर है। और लीन गर्भ के लिए क्या लिखा है? गर्भ में स्पंदन का ही अभाव है, उसमें वो लीन हो गया है, अंदर पड़ा हुआ है। क्या टर्म आई है? प्रसुप्तो न स्पंदते, यही आचार्य चरक ने भी कहा था। ठीक है, तो स्पंदन नहीं कर रहा है वो, अंदर लीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब चिकित्सा देखो इसकी क्या है। चिकित्सा इंपॉर्टेंट होती है हर चीज की। सिम्टम हमने पढ़ लिया, अब चिकित्सा देखेंगे। उपविष्टक और नागोदर की चिकित्सा में वहां पे देखो स्पंदन है। ठीक है, और क्या है? वृद्धि प्रॉपर नहीं है, दोनों में स्पंदन है। ठीक है, एक में क्या हो रहा है? एक में आर्तव निकल गया, एक में गर्भ की वृद्धि रुक गई है। तो अभी वृद्धि किससे कराएंगे हम? जीवनीय गण से कराएंगे, बृहणीय गण से कराएंगे, तभी तो बढ़ेगा बालक। ठीक है, भौतिक कृत का इन्होंने यूज यहाँ पे किया है। किसका यूज किया है? भौतिक कृत का। और क्या कहा है? यान में बैठकर क्षोभ कराना। क्षोभ कराने से क्या होगा? वो बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होगा। अवजृंभण कराना, अवमार्जन कराना, और बार बार स्नान, मतलब अवमार्जन से यहाँ पे इनका मतलब है बार बार स्नान करवाना। तो उससे क्या होगा? बच्चे में एक्टिविटी आएगी, थोड़ा मूवमेंट जो है वो अंदर, बेबी थोड़ा डिस्टर्ब फील करेगा तो वो वहां पे स्पंदन करेगा। ठीक है, एक्टिविटी उसकी मिलेगी। ठीक है, लीन गर्भ के लिए क्या लिखा है? शेन, सो जाओ। और क्या लिखा है? सॉरी, शेन का मतलब ये नहीं है। गौ मत्स्य ताम्रचूड़ का मांस का प्रयोग करना है। ठीक है, इनके शीन, गौ मत्स्य और ताम्रचूड़ के मांस का यहाँ पे प्रयोग करना है। उससे क्या होगा? बच्चा थोड़ा एक्टिव होगा। मूली का यूज करना है। उड़द की दाल इन्होंने कहा है कैसे करेगी? बृहण होगी ये। उदर वंक्षण और कटी आदि पर क्या कराना है? अभ्यंग कराना है, ताकि जो बच्चा है वो स्पंदन करे। ठीक है, प्रसुप्त ना रहे। ये यहाँ पे लीन गर्भ के लिए कहा है। नेक्स्ट आते हैं गिलास के भेद पे। आचार्य चरक ने जब कुष्ठ अध्याय में, चिकित्सा में कुष्ठ की बात की है, तो वहां पे लास्ट में जो है गिलास के बारे में आता है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग क्या कह रही है? पाप कर्म और पूर्व जन्म कर्म के कारण ही होता है। और इन्होंने 3 भेद जो है पीछे किए हुए हैं गिलास के। ठीक है, गिलास के क्या क्या 3 भेद हैं? दारुण, चारुण, श्वित्र। बोलने में इजी है, दारुण, चारुण, श्वित्र। दारुण कैसा है? दारुण रक्त आश्रित है और एकदम रेडिश रहेगा, ये रक्त वर्णी रहेगा, लाल लाल रहेगा। ठीक है, चारुण जो है थोड़ा अंदर चला गया, वो मांस पे चला गया, मांस आश्रित कैसा हो जाएगा? ताम्रवर्णी हो जाएगा, कॉपर कलर का हो जाएगा। और श्वित्र अगर हो गया, व्हाइट अगर हो गया, तो वो कैसा है? मेद आश्रित है श्वित्र। ठीक है, मेद आश्रित है श्वित्र। और कैसा होता है? व्हाइट होता है, विटिलिगो व्हाइट होता है, देखा है हमने ना। और डिफिकल्ट टू ट्रीट भी हो जाता है ये, काफी मुश्किल से ही जो है श्वित्र के पेशेंट हील होते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में आए तब तब उनमें थोड़ा सा हम इफेक्ट देख सकते हैं, अदरवाइज लेटेस्ट स्टेज पे काफी कम जो है वो इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। दुस्साध्यता का क्रम भी इन्होंने वही कहा है। पहले दारुण है, देखो वो सबसे बाहर था, रक्त आश्रित था, रक्तवर्णी था। उसके बाद अरुण आ गया, अंदर थोड़ा आया है ना, मांस आश्रित था। उसके बाद लास्ट में श्वित्र आया। श्वित्र कैसा होता है? दुस्साध्य है। ठीक है, ये दुस्साध्यता का क्रम रहा। ठीक है, याद रहेगा, दारुण, चारुण, श्वित्र, रक्त, मांस और मेद आश्रित। और कैसा है? कलर तो रक्तवर्णी रहेगा, रक्त वाले का, मांस वाले का ताम्रवर्णी, और श्वित्र का कलर तो श्वेत होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, आचार्य सुश्रुतानुसार 3 भेद उन्होंने किए हैं। उन्होंने क्या कहा है इसके लिए? उन्होंने कहा है इसको हम दोषों के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, वातज, पित्तज, श्लेष्मज।
वातज के लिए क्या लिखा है, अरुण वर्णी है, तो वातज का कलर अरुण वर्णी रहता है काफी जगह पे। परिध्वंसी यहाँ पे लिखा है, इसको हमने याद कर लेना है परिध्वंसी को। परिध्वंसी का मतलब क्या है, वातज वाली कंडीशन में केश पतन हो जाएगा, जो बाल है उस एरिया के वो भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये रहा वातज, कैसा है, अरुण वर्णी है और परिध्वंसी है। पैतिक, पैतिक वाला कैसा है, पद्म पत्र प्रतिकाशम, पद्म के पत्र की तरह है ये, ठीक है, याद रहेगा। पद्म वाला कौन सा है, पैतिक है। श्लेष्मिक कैसा है, श्वेत रहेगा और कंडुयुक्त रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है। स्निग्ध बहले इसके साथ लिखा है, तो श्लेष्मिक में यही सब तो मिलता है, तो हमें याद क्या करना है, वातज वाला कैसा है, परिध्वंसी है, और पैतृक वाला कैसा है, पद्मपत्र प्रतिकाश, ये इसको कहा है। नेक्स्ट आते हैं, माधव निदान जी क्या कहते हैं। माधव निदान में क्या बताया है, उन्होंने भी 3 भेद बताए हैं, वातिज पैतिज कफज ही बताए हैं। वातज को क्या कहा, रुक्ष और अरुणवर्णी है, तो रुक्ष तो वातज का सिम्टम है। और कैसा कहा इन्होंने, रक्त आश्रित है ये। अब इन्होंने थोड़ा चरक को भी मिक्स कर लिया, थोड़ा सुश्रुत को मिक्स कर लिया। ठीक, पैतिज वाले में कमल पत्रवत, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा था। ताम्रवर्णी, जैसे कि आचार्य चरक ने कहा था। रोम विध्वंसी, अच्छा तो ये हम ध्यान में रखेंगे। रोम विध्वंसी किसको कह रहे हैं, पैतृक वाले को कह रहे हैं, जबकि परिध्वंसी आचार्य सुश्रुत ने वातज वाले को कहा था। ठीक है, इजी है। मांस आश्रित है, ये चरकाचार्य की तरह ही कह रहे हैं, और कफज जो है मेदो आश्रित है। ठीक है, ये इजी रहा हमारा, कवर कर लिया हमने, दोषों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ था, ज्यादा कुछ इसमें याद करने वाला नहीं है, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। अब हमारे पास है कुछ न्याय, ठीक है, कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट न्याय है वो यहाँ पे पारेख में कंपाइल किए हुए हैं। तो देखो क्या है, क्षीर दधि न्याय, सर्वात्मना परिणाम पाक न्याय, क्रम परिणाम पक्ष न्याय जो है ये किसने दिया है, आचार्य दृढ़बल प्रतिपादित है, और चरक ने भी दिया है। ठीक है, ठीक, तो क्या क्या हमारे पास है, क्षीरदधि न्याय, सर्वात्म परिणाम पाक न्याय, क्रम परिणाम पक्ष न्याय जो है वो आचार्य दृढ़बल ने दिया है, याद रहेगा। और केदारी कुल्य न्याय किसने दिया है, केदारी कुल्य न्याय दिया है भाव प्रकाश ने, और किस किसने दिया है, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, भेल ने। ठीक है, सुश्रुत, वाग्भट, भेल ने केदारी कुल्य न्याय दिया है, और भाव प्रकाशी ने भी यही दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एक काल धातु पोषण न्याय। एक काल धातु पोषण न्याय किसने दिया है, अरुण दत्त जी ने दिया है। किस पे टीका लिखी है इन्होंने, अष्टांग हृदय पे टीका लिखी है। ठीक है, एक काल धातु पोषण न्याय। ठीक है, अब देखो चरक ने क्या दिया है, क्षीरदधि न्याय के समर्थक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, चरक क्षीर पीकर दृढ़ हो गए। ठीक है, चरक क्षीर पीकर दृढ़ हो गए, तो क्षीर क्या है, क्षीरदधि न्याय आ जाएगा, चरक और दृढ़ से क्या आ जाएगा, दृढ़बल आ जाएगा, चरक और दृढ़बल ने क्षीरदधि न्याय दिया है। ठीक है, अब सुश्रुत वाला कैसे याद करेंगे, केदारी कुल्य न्याय और खलेकपूत न्याय जो है इन्होंने दिया है। तो इसमें कैसा था, केदारी कुल्य सुश्रुत जो है वो केदारी में खेले हैं, सुश्रुत किसमें खेले हैं, केदारी में खेले हैं। ठीक है, तो केदारी कुल्य न्याय और खलेकपूत न्याय इससे निकल आएगा, किसका है, आचार्य सुश्रुत का है। ठीक है, और वाग्भट जी का क्या है, एक काल धातु पोषण न्याय, विच इज अरुण दत्त के साथ सिमिलर जो है। ठीक है, तो ये दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि वो टीका भी उन्होंने उसकी की है। ठीक, आगे आते हैं, इस पे हमने एक शॉर्ट भी बनाया था, इसको इजीली याद रखने के लिए एक बार आप वहां से भी देख लेंगे उसको, इसको। और उपधातु के लिए हमने शॉर्ट बनाया था, इसका मल और उपधातु दोनों देखेंगे। पहले हम उपधातु कवर करेंगे। रस का देखो, आचार्य चरक ने क्या उपधातु माना है, स्तन्य और आर्तव माना है। एक बार आप शॉर्ट्स में देख लेंगे, वहां पे पिक्टोरियल आपको याद रहेगा। ठीक है, उसको बार बार देख के आपको याद रहेगा, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है, तो इसलिए पिक्चर्स को देख के आप याद रखिए। ठीक है, रक्त का क्या है उपधातु, कंडरा और सिरा। मांस का उपधातु क्या है, वसा और षट त्वचा, वसा और षट त्वचा। मेद का क्या है, स्नायु। ठीक है, तो स्नायु किसका उपधातु बोला आचार्य चरक ने, मेद का। वसा षट त्वचा किसका बोला, मांस का। कंडरा और सिरा किसका है, रक्त का। और स्तन्य आर्तव किसका है, रस का। ये तो आचार्य चरक के आगे उन्होंने सिर्फ 4 के लिए उपधातु बताए हैं। आचार्य शारंगधर सभी धातुओं के लिए उपधातु बताते हैं। तो स्तन्य किसका कह रहे हैं, वो रस का स्तन्य कह रहे हैं। रक्त का क्या कह रहे हैं, रज कह रहे हैं, आर्तव जो निकलता है। मांस का क्या कह रहे हैं, वसा कह रहे हैं। मेद का स्वेद है, अस्थि के दांत है, दंत है। मज्जा के केश है, और शुक्र का क्या है, ओज है। इंपॉर्टेंट है ये, शुक्र का उपधातु क्या है, ओज है। मज्जा का उपधातु देखो क्या है, केश है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो स्तन्य किसका आ गया, रस का आ गया। रज किसका आ गया, रक्त का आ गया। वसा किसका आ गया, मांस का आ गया। स्वेद किसका उपधातु है, मेद का है। दांत अस्थि के लिए। केश जो है वो किसका उपधातु है, मज्जा का उपधातु है। और ओज किसका उपधातु है, शुक्र का उपधातु है। अब हम देखेंगे मल के बारे में। तो मल के लिए क्या लिखा है, रस का मल क्या है, कफ है। ठीक है, रस का मल क्या है, कफ है। कफ और रस के जो है सेम सेम ही काफी सिम्टम रहते हैं।
रक्त का क्या है? पित्त है, इनके भी काफी सिम्टम सेम रहते हैं। मांस का क्या है? खमल, जो भी हमारे चैनल्स हैं, जैसे ईयर के चैनल है, नोज का चैनल है, वो ख जो हमारे स्पेसेस हैं, वहां का मल जो है वो क्या है? मांस का मल है। ठीक। मेद का क्या है? स्वेद है। अस्थि का केश और लोम जो है वो मल बताया है। और आचार्य शारंगधर क्या बता रहे थे? केश क्या है? मज्जा का उपधातु है। ठीक है। और मज्जा का मल क्या है? अक्षिविज, जो आंख में जो कीचड़ जम जाता है वो। और त्वचा का मल जो है वो क्या है? मज्जा का मल है। ठीक है। शुक्र का मल नहीं इन्होंने बताया है, ये आचार्य चरक का रहा। आचार्य शारंगधर का देखेंगे तो क्या है? रस का वो मल क्या बताते हैं? जीवा, नेत्र और कपोल का जल। ठीक है। जो भी हमारी जीवा में जल आ रहा है, नेत्र में जल आ रहा है और कपोल में जल आ रहा है, वो क्या है? वो रस का मल है। नेक्स्ट देखो, रक्त का मल क्या है? रंजक पित्त को रक्त का मल कहा है। किसको? रंजक पित्त को। ठीक है। रस का रंजन कौन करता है? रंजक पित्त करता है। ठीक है। इसको क्या कहा है? रक्त का मल कहा है। मांस का मल कर्णविद है, कान में जमने वाला मैल। मेद का मल क्या है? दंत, दंत है, कक्षा है, मेढ्र का मल है। ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। मेद का मल क्या आ गया? दंत, कक्षा और मेढ्र का मल। ठीक है। जो दांतों में मल जमता है, कक्षा में मल जमता है और मेढ्र के आसपास मल जमता है, वो सारा क्या है? वो मेद का मल है। ठीक है। दंत, दंत मल है यहाँ पे, दंत का मल। ठीक है। ये इधर इसके साथ रिलेट होगा। अस्थि का मल क्या है? नख है, हमारे नाखून है। ठीक है। और मज्जा का मल क्या है? नेत्र का मल है। ठीक। आचार्य चरक ने भी अक्षिविड का मल कहा है, साथ में त्वचा का मल भी कहा है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ नेत्र का मल कहा है, मज्जा का मल। तो मज्जा में हमने चैप्टर में भी बहुत बार देखा कि मज्जा की जो चीजें हैं वो आईज से हमारी रिलेट होती हैं। ठीक है। तो मज्जा की चीजें आईज से रिलेट होती हैं, तो यहाँ पे नेत्र का मल भी जो है वो मज्जा वाले में कहा है। शुक्र का मल देखो क्या है? वक्र स्निग्धता, मुंह में जो स्निग्धता होती है वो शुक्र का मल है। और युवान पीड़िकाएं जो हो जाती हैं फेस पे, वो भी क्या है? वो शुक्र का मल कहा है आचार्य शारंगधर ने। इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा भूलने वाला भी है, इसलिए आप इसको बार बार देखेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक डायरी आप बनाएं, जिसमें आप कुछ न्यूमेरिकल जो बार बार भूल जाते हैं और इस तरह की टॉपिक जो वोलेटाइल टॉपिक हैं, मिक्स हो जाने वाले हैं, ठीक है, जो भूल जाने वाले हैं, उनको आप बार बार ऑलमोस्ट डेली या हर दूसरे दिन पे देखें, तो ये काफी इजी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं तीक्ष्णाग्नि पे। तो तीक्ष्णाग्नि को भस्मक भी कहा है, जो अति तीक्ष्णाग्नि होती है उसको क्या कहा है? भस्मक भी कहा है। ये हमने रिसेंटली कवर किया है, आचार्य जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ रहे थे उसमें हमने कवर किया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो चरक ने क्या कहा है? भस्मक की ट्रीटमेंट में नारी क्षीर देने को कहा है। क्या कहा है? नारी क्षीर देने को कहा है। और जब अम्ल पारावत का कॉन्टेक्स्ट चला है 27 चैप्टर में सूत्र स्थान के, तो वहां पे भी भस्मक के लिए उसको दिया है, गौ मांस को भस्मक में अच्छा बताया है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं? महिष क्षीर, महिष का दुग्ध, महिष का दधी, महिष का घी, ठीक है, ये जो है वो भस्मक की ट्रीटमेंट में कहा है। ठीक। आगे चलते हैं, कास रोग में क्या कह रहे हैं आचार्य चरक? आचार्य चरक कहते हैं जो अपान वायु है वो कैसी हो जाती है? उदान वायु की तरह काम करती है। ठीक है। अपान वायु कैसे काम कर रही है? उदान वायु की तरह काम कर रही है, नीचे से वो ऊपर आ जा रही है। आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं? प्राण वायु और उदान वायु की विकृति से कास होता है। प्राण वायु और उदान वायु की विकृति से कास होता है। प्राण वायु हमारे ऊपर रहती है, ठीक है, उदान वायु कहाँ? उरर प्रदेश के पास रहती है। ठीक, तो ये याद रहेगा हमें। ठीक है। आगे चलते हैं, वमन विरेचन की शुद्धि। तो ये पंचकर्म के न्यूमेरिकल तो आप एक डायरी में नोट कर ही लो, इसको बार बार देखने की जरूरत रहती है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। सबसे पहले ये शुद्धि के प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, जघन्य, मध्य और अवर, प्रवर शुद्धि, सॉरी। तो जघन्य क्या है? अवर शुद्धि है, मध्य और प्रवर शुद्धि। ठीक है। तो वेग की अगर परीक्षा हम करते हैं कि कितने वेग आए, तो वमन में कितने वेग बनते हैं? 4, 6, 8, इस तरह से सीक्वेंस रहता है। ठीक है। 4, 6, 8, तो अवर, मध्य, प्रवर, ये हमारा सीक्वेंस रहता है। और विरेचन का कैसे रहता है? 10, 20, 30। ठीक है। तो ये होती है वेग की परीक्षा कि कितने वेग हमारे पास वमन के या विरेचन के आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, निर्हरित दोष कितना निकल रहा है, दैट इज मान की परीक्षा, कितना मान निकल रहा है, कितना दोष जो है वो बाहर निकल रहा है। तो वमन में कैसा रहता है? 1, 1.5, 2 प्रस्थ रहता है। कैसा रहता है? 1, 1.5, 2 प्रस्थ रहता है। ये बार बार याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान में रहेगा। ठीक है। 1, 1.5, 2 प्रस्थ किस में रहता है? वमन में रहता है। अब विरेचन में तो ज्यादा निकलता है, तो कितना निकलता है? 2, 3, 4 प्रस्थ दोष जो है वो निकलता है। ये इसकी मान की शुद्धि है। ठीक है। निर्हरित दोषों की मात्रा है, इसको मान की शुद्धि भी कहेंगे। ठीक है। 2, 3 प्रस्थ किसमें है? विरेचन में है।
ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है, आंत की शुद्धि, यानी कि एंड में क्या देखने को मिल रहा है। लास्ट जो आपका वमन का वेग है, जो विरेचन का वेग है, उसमें एंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज आंत की शुद्धि की। ठीक है, ये जो है एंड में हमारे पास निकला, तो वमन जो है वो पित्तांत होना चाहिए। ठीक है, पित्तांत वमन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, लास्ट में उसमें क्या निकल रहा है, पित्त निकल रहा है, कफ पहले निकल गया, औषध पहले निकल गया, प्रसेक, ये सब कुछ पहले निकल गया है। लास्ट में क्या निकल रहा है, पित्त निकल रहा है। तो ये हमारा वमन में पित्तांत जो है वमन आंत की शुद्धि में होता है। और विरेचन में क्या निकलता है, कफ निकलता है। विरेचन में कफांत जो है वो, कफ जो है अंत में निकले, वो सम्यक माना जाता है। तो कफांत विरेचन होता है और पित्तांत वमन होता है। ठीक, याद रहेगा। वमन में निर्धारित दोषों का मापन ली गई औषधियों के निकलने के पश्चात करते हैं। वमन में आपने वमन के लिए औषध दिया, पहले औषध औषध का वेग आ गया। ठीक है, औषध जो है बाहर निकल गई, उसके बाद हम काउंट करना शुरू करते हैं उसको प्रश्न में कि कितना हमने, कितना जो है वो दोष निकला है। ठीक है, लेकिन विरेचन में क्या होता है, निर्धारित दोषों का मापन कब करते हैं, पहले 2-3 वेग जाने देते हैं। ठीक है, पहले 2-3 वेग जाने देते हैं, उसके बाद जो है दोषों को मापना शुरू करते हैं। ठीक, वमन में औषध निकलने के बाद नापेंगे और विरेचन में 2-3 वेग निकल जाने के बाद जो है हम दोषों को, वेगों को देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट ये इसका पेज का है। सुश्रुत अनुसार क्या है, प्रवर शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि के लिए इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है एक आड़क की है प्रवर शुद्धि विच इज 4 प्रस्थ, आधे आड़क की है मध्यम शुद्धि विच इज 2 प्रस्थ, और एक प्रस्थ का दोष निर्धारण जो है वो अवर शुद्धि में होता है। तो कैसे याद कर लेंगे, 4-2-1 प्रस्थ। ठीक है, 4-2-1 प्रस्थ। अगर हम आचार्य चरक का इसके साथ कंपेयर करें तो 4 प्रस्थ उनका यहाँ पे था विरेचन में। ठीक है, उसके बाद इनका 3 प्रस्थ आता है, फिर 2 आता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत जब बात कर रहे हैं वो हाफ कर रहे हैं। ठीक है, 4 जो है वो प्रवर शुद्धि में, 2 प्रस्थ जो है वो मध्यम शुद्धि में और 1 प्रस्थ जो है वो अवर शुद्धि में इन्होंने कहा है। ठीक है, ये इनका दोष निर्धारण यानी कि मान की शुद्धि यहाँ पे बताई है। प्रवर शुद्धि में क्या कह रहे हैं, 3 बार यवागु का सेवन इसमें कराना है। ये जो है किसके लिए कह रहे हैं, 3 बार यवागु सेवन कराने के लिए कह रहे हैं। और मध्यम शुद्धि में 2 बार यवागु सेवन कराने के लिए कह रहे हैं, और अवर शुद्धि में जो है 1 बार यवागु सेवन कराने के लिए ये कह रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर, ये पेजेस यहाँ पे खत्म होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, वाग्भट जी ने उपुष्टक, उपशुष्क और लीनगर्भ के लिए क्या क्या लिखा है। ठीक है, ये हमने देखा। ट्रीटमेंट में उपुष्टक और नागोदर की हम कैसे कर रहे हैं, जीवनीय, गृहिणी और भौतिक हृद का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। बाकी उसको थोड़ा सा हम इरिटेट कराने के लिए क्या कर रहे हैं, यान में बैठा के क्षोभ करवा रहे हैं, अवजुम्बन अवमार्जन करा रहे हैं। लीन गर्भ है तो क्या कर, किस किस का मांस दे रहे हैं, शेम, गौ, मत्स्य, ताम्रचूड़ का मांस दे रहे हैं, मूली का यूज दे रहे हैं, उड़द की दाल, और बाकी उसको अभ्यंग करा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, उदर पे, वंक्षण पे, कटी पे। ठीक है, किलास की यहाँ पे बात की है तो आचार्य चरक ने तो दारुण चारुण सूत्र कहा है, और आचार्य सुश्रुत जो बात करते हैं तो वातिक पैतिक श्लेष्मिक कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक का जो दारुण चारुण सूत्र है वो कैसे, कहाँ कहाँ आश्रित है, रक्त मांस में आश्रित है। और वर्ण कैसे हो जाता है, रक्त ताम्र श्वेत वर्णी, इजी है। दुसाध्यता का क्रम भी इसका कैसा है, बाहर से अंदर की तरफ। दारुण में कैसा था, रक्ताश्रित था। फिर चारुण, चारुण आता है दुसाध्यता में, वहां से आश्रित था, और उसके अंदर क्या है, मेद है। तो श्वित्र में, श्वित्र जो है वो सबसे ज्यादा दुसाध्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुश्रुत जी ने परिध्वंसी कहा है वातज किलास को, और पैतिक किलास को कहा है पद्मपत्र प्रतिकाश कहा है। माधव जी ने भी सेम सेम कहा है, उन्होंने दोनों के मिक्स कर दिए हैं सिम्टम। उन्होंने कमल पत्रवत कहा है पैतिक के लिए, और रोम विध्वंसी भी उन्होंने पैतिक के लिए ही कहा है। उसके बाद हमने देखे इंपॉर्टेंट न्याय, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्षीरदधि न्याय, सर्वात्मना परिणाम परिणाम पाक न्याय, क्रम परिणाम पाक न्याय किसने माना है, ये दृढ़बल ने माना है। किसने माना है, दृढ़बल, और आचार्य चरक का आता है। केदारी कुल्य में, केदारी में कौन खेले हैं, सुश्रुत खेले हैं, और केदारी कुल्य न्याय खलीकपुत न्याय सुश्रुत का है। केदारी कुल्य न्याय के लिए भाव प्रकाश का, वाग्भट का, भेल का भी है। ठीक है, वाग्भट ने एक काल धातु पोषण न्याय माना है, उसके साथ ही अरुंधत ने भी माना है, उसके टीकाकार हैं वो। ठीक, तो ऐसे याद हो जाएगा ये। बाकी हमने देखे उपधातु और मल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार देखने वाले हैं। ठीक है, दंत कक्षा मेढ्र का मल किसका है, मेद का मल होता है। ठीक, नेत्र का मल या अक्षयवेट त्वचा का मल जो है वो मज्जा के अंदर आएगा। युवान पीड़िका पूछी जाती है, ये किसका मल है, शुक्र का मल है, और शुक्र का उपधातु क्या है, ओज का है आचार्य शारंगधर ने। ठीक है, वसा और 6 त्वचाएं हमारी किसमें आ रही हैं, मांस में आ रही है, मांस की उपधातु में आ रही है। तीक्ष्ण अग्नि की ट्रीटमेंट देखेंगे तो चरक ने कहा नारी क्षीर दो, सुश्रुत कहते हैं महिष क्षीर, दूध, दही,
और घी दो, ठीक है। कास का रोग जब हम देखते हैं, कास रोग में चरक कहते हैं कि अपान वायु जो है वो उदान उदान वायु की तरह काम करती है, उदान भूत हो जाती है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, प्राणवायु और उदान वायु की विकृति होती है। नेक्स्ट हमने देखा वमन विरेचन की शुद्धि, उसमें वेगी की और मान की शुद्धि हमने देखा। तो वेग की शुद्धि में 4 6 8 रहता है, विरेचन में 10 20 30 ये रहता है, ठीक है। वमन का क्या रहा, 4 6 8। और जब मान की शुद्धि देखते हैं तो 1 1.5 2 प्रस्थ वमन में रहता है और विरेचन के लिए 2 3 4 प्रस्थ रहता है, ठीक है। अंत की शुद्धि में पित्तांत वमन जो है वो श्रेष्ठ है और कफांत विरेचन श्रेष्ठ है, ठीक। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, अच्छा वमन को जब उसके दोषों को मापते हैं तो पहले जो औसत निकल जाती है उसके बाद हम दोषों को मापते हैं, ठीक है। और हमारे पास विरेचन में जब दोषों को मापते हैं तो जो 2 3 वेग पहले के निकल जाते हैं उसके बाद हम उसको दोषों को मापना शुरू करते हैं। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, प्रवर शुद्धि जो है वो कितना है, 1 आड़क, मध्यम शुद्धि आधा आड़क और अवर शुद्धि 1 प्रस्थ है। तो 4 2 1 प्रस्थ हो जाता है ये, ठीक है। उसमें क्या क्या 3 बार यवागु सेवन कराते हैं, प्रवर शुद्धि में 2 बार यवागु सेवन कराते हैं, मध्यम शुद्धि में और 1 बार यवागु सेवन कराते हैं, अवर शुद्धि में, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी इसको पहले आप अच्छे से याद कर लो, ये उपधातु और मल वाला जो है आप अलग से नोट कर लीजिए, ओके।